नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एमपी सिविल जज 2017 में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उद्देशिका। दोस्तों भारतीय संविधान के रचयिताओं ने अपने उद्देश्य को उद्देशिका में समाहित किया था, अतः संविधान के रचयिताओं का मानस उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इसमें केस है इनरी बेरुबारी 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था कि उद्देशिका संविधान के विचारों को जानने की कुंजी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा के स्पीकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। दोस्तों यह प्रश्न अनुच्छेद 89(1) से लिया गया है। इसके अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय की सभी शंकाओं तथा विवादों की जांच एवं विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों यह प्रश्न अनुच्छेद 71 से लिया गया है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है, संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है विधिक अधिकार, ऑप्शन सी है सामाजिक अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विधिक अधिकार। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल संविधान में से संपत्ति के मूल अधिकार को इस श्रेणी से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ था? ऑप्शन ए है 41वां संशोधन, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी है 43वां संशोधन और ऑप्शन डी है 44वां संशोधन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन। दोस्तों 42वां संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम में कुल 59 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 2 द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों यह प्रश्न अनुच्छेद 60 से लिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, धन विधेयक कहाँ से उद्भूत होता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी है दोनों सदन साथ साथ, ऑप्शन डी है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल लोकसभा। यह प्रश्न अनुच्छेद 109 से लिया गया है। इसके अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा से ही उद्भूत होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबाध्यकार होगी? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 140, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 141, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 142, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 143। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 141। दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाध्यकारी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए है राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों यह प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 108 से लिया गया है। इसके अनुसार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से किस मामले में यह धारित किया गया है कि लोक स्थल पर धूम्रपान प्राण एवं देह स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन है? ऑप्शन ए है मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी है मुरली एस देवड़ा विरुद्ध भारत संघ व अन्य राज्य, ऑप्शन सी है प्रेम शंकर शुक्ला विरुद्ध दिल्ली राज्य, ऑप्शन डी है शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत संघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुरली एस देवड़ा विरुद्ध भारत संघ व अन्य राज्य। दोस्तों मुरली एस देवड़ा का वाद सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि एमपीसीजे 2017 में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकार हेतु वाद ऐसी अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहां ऑप्शन ए है दोष कारित किया गया है, ऑप्शन बी है प्रतिवादी निवास करता है, ऑप्शन सी है प्रतिवादी अभिलाप के लिए स्वयं काम करता है, ऑप्शन डी है अन्य तीनों विकल्पों में से किसी भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अन्य तीनों विकल्पों में से किसी भी। दोस्तों यह प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 19 से लिया गया है। इस धारा के अनुसार शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए प्रतिकार हेतु वाद ऐसी अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जहां दोष कारित किया गया है, या प्रतिवादी निवास करता है, या प्रतिवादी अभिलाप के रूप में स्वयं कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संबंधित विभाग का मंत्री, ऑप्शन डी है भारत संघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत संघ। दोस्तों यह प्रश्न सीपीसी की धारा 79 से लिया गया है। इसके अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद की दशा में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला पदाधिकारी भारत संघ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है, किसी निष्पादन कार्यवाही में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन ए है बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता, ऑप्शन बी है उस परिणाम तक जितने परिणाम तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है, ऑप्शन सी है निर्णीत ऋणी के दायित्व की सीमा तक पूर्णतः उत्तरदायी होता है चाहे उसे मृतक में कोई संपत्ति प्राप्त ना हुई हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस परिणाम तक दायी होता है जितने परिणाम तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। दोस्तों विधिक प्रतिनिधि से संबंधित धारा 50 का खंड 2 यह उपबंधित करता है कि जहां डिग्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है वहां वह मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक दायी होगा जितने परिणाम तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 है, निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद प्रस्तुत करने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि ऑप्शन ए है आवेदन के अभिकथनों से वाद हेतु दर्शित नहीं होता है, ऑप्शन बी है किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण का करार किया हो, ऑप्शन सी है जहां विषय वस्तु में आवेदक के हित किसी अन्य व्यक्ति में अंतरित हो गए हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी दशाओं में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी दशाओं में। दोस्तों यह प्रश्न इस संहिता के आदेश 33 व नियम 5 से लिया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय किसी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन को नामंजूर कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 है, वेतन के प्रभाग की कुर्की अधिकतम निम्न माह तक लगातार की जा सकती है। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 12 माह, ऑप्शन सी है 24 माह, ऑप्शन डी है 36 माह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 माह। दोस्तों यह प्रश्न इस संहिता की धारा 60 के परंतकु से लिया गया है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 है, वाद पत्र निम्न में से किस दशा में नामंजूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है वाद पत्र वाद हेतु प्रकट नहीं करता है। ऑप्शन बी है वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं किया गया है। ऑप्शन सी है वादी आदेश 7 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है। ऑप्शन डी है वाद पत्र अक्षम अधिकारी क्षेत्र वाले न्यायालय में पेश किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश नहीं किया गया है। दोस्तों, इस संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अनुसार वाद नामंजूर कर दिया जाएगा जहां पर यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है। दोस्तों, यह व्यवस्था संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है अस्थायी व्यायादेश सिर्फ वाद संस्थित करते समय प्रदान किया जाता है। ऑप्शन बी है अस्थायी व्यायादेश वाद के किसी भी प्रकरण में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी है अस्थायी व्यायादेश व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 संचालित होता है। ऑप्शन डी है अस्थायी व्यायादेश एक निरोधक अनुतोष का रूप है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्थायी व्यायादेश सिर्फ वाद संस्थित करते समय प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अस्थायी व्यायादेश एक निवारक उपचार के रूप में प्रदान किया जाता है और वाद के किसी भी प्रकरण पर प्रदान किया जा सकता है। इसके संबंध में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 94 तथा आदेश 39 में उल्लेखित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, एक पक्षीय डिक्री आपस्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है आदेश 9 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। ऑप्शन बी है आदेश 9 नियम 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। ऑप्शन सी है आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। ऑप्शन डी है आदेश 9 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदेश 9 नियम 13। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 में एक पक्षीय डिक्री के आपास्त या निरस्त करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के अनुसार एक पक्षीय डिक्री को आपास्त करने के निम्नलिखित आधार बताए गए हैं। यदि प्रतिवादी न्यायालय को समाधान कर देता है कि उसको समन की तामील साम्यक रूप से नहीं की गई है अथवा उसके न्यायालय में उपस्थित न होने के पर्याप्त कारण थे, तो इन स्थितियों में न्यायालय उस एक पक्षीय डिक्री को खर्चों के साथ या अन्य निबंधनों पर जैसा भी वह उचित समझे निरस्त कर सकेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की धारा 100 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में हो सकेगी यदि अंतर्विलित है। ऑप्शन ए है विधि से संबंधित प्रश्न। ऑप्शन बी है तथ्य से संबंधित प्रश्न। ऑप्शन सी है विधि एवं तथ्य से संबंधित प्रश्न। ऑप्शन डी है विधि का कोई सारवान प्रश्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विधि का कोई सारवान प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न इस संहिता की धारा 100 से लिया गया है। इसके अंतर्गत द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी तथा द्वितीय अपील केवल विधि के सारवान प्रश्न पर ही होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है, अभिवचन में शामिल है। ऑप्शन ए है तात्विक तथ्य केवल। ऑप्शन बी है केवल विधि। ऑप्शन सी है तथ्य एवं विधि दोनों। ऑप्शन डी है साक्ष्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तात्विक तथ्य केवल। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 के अनुसार अभिवचन के निम्न 4 सामान्य नियम बताए गए हैं। नंबर 1 है तथ्यों का अभिवचन करे, विधि का नहीं। नंबर 2 है केवल सारभूत तथ्यों का ही अभिवचन करे। नंबर 3 है तथ्यों का अभिवचन किया जाएगा, साक्ष्य का नहीं। नंबर 4 है संक्षिप्त कथन। इसके अनुसार अभिवचन में केवल तात्विक तत्वों को ही शामिल किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21 है, निष्पादन न्यायालय ऑप्शन ए है डिक्री के पीछे जा सकता है। ऑप्शन बी है डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। ऑप्शन सी है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। दोस्तों, यह प्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 42 से लिया गया है। धारा 42 में निष्पादन न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22 है, किन कार्यवाहियों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3, 4 एवं 8 लागू नहीं होगा? ऑप्शन ए है व्यवहारवाद।
ऑप्शन बी है व्यवहार अपील, ऑप्शन सी है विविध अपील, ऑप्शन डी है डिक्री का निष्पादन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिक्री का निष्पादन। इस संहिता का आदेश 22 जो पक्षकार की मृत्यु, उनका विवाह और दिवालिया से संबंधित है, आदेश 22 के नियम 12 में उल्लेख किया गया है कि आदेश 22 के नियम 3, 4 और 8 की कोई भी बात किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन की कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में प्रारंभिक डिक्री पारित नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है विभाजन के बाद में, ऑप्शन बी है विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने में, ऑप्शन सी है प्रोबंध की सहायता चाहने में, ऑप्शन डी है मोचन की सहायता चाहने के बाद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन की सहायता चाहने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 है, कैवियट दायर करने के अधिकार प्रावधानित है। ऑप्शन ए है सीपीसी की धारा 87 क, ऑप्शन बी है सीपीसी की धारा 87 ख, ऑप्शन सी है सीपीसी की धारा 135 का, ऑप्शन डी है सीपीसी की धारा 148 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सीपीसी की धारा 148 का। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 क में कैवियट दायर करने का प्रावधान है। यह धारा 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 25 है, किसी आकस्मिक चूक के कारण निर्णयों, डिग्रियों या आदेशों में लिपिकीय एवं गणितीय त्रुटि को सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए है धारा 151, ऑप्शन बी है धारा 152, ऑप्शन सी है धारा 153, ऑप्शन डी है धारा 144। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 152। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अनुसार निर्णयों या डिग्रियों या आदेशों में ही लेखन या गणित संबंधी भूल है या किसी आकस्मिक भूल या लोप से हुई उसमें गलतियां न्यायालय द्वारा स्वयं या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकती है या सुधारी जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संविधान और सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखे हैं जो कि एमपी सिविल जज 2017 की परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों, इसके आगे के प्रश्नों को हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।